हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन परिवार के आवर्ती गुण और भौतिक गुण। तो आवर्ती एवं भौतिक गुणों को जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह टॉपिक है ये सारा चीज। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को आज देखने वाले हैं और यह होता है ऑक्सीजन परिवार के सारे तत्व। आप लोग ट्रिक भी जानते हैं, ओसर से टेम्पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ये होता है विभिन्न प्रकार के तत्व ऑक्सीजन परिवार के। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राप्ति स्थान। तो जब मैं प्राप्ति स्थान की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि यह जो ऑक्सीजन होता है यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है और मुक्त अवस्था में यह O2 के रूप में पाया जाता है, जिसे हम सांस लेते हैं। सांस के रूप में ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो होता है कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में भी यह पाया जाता है। कार्बोनेट, सल्फेट या ऑक्सीजन अपने यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में 21% मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम सांस लेने में यूज करते हैं। इसके अलावा जो सल्फर होता है, सल्फर जो है प्याज में, ठीक है, हमारे बाल में, ठीक है, प्याज, बाल, अंडा, इन सारे प्रकार के पदार्थों में सल्फर पाया जाता है और सल्फर की प्रतिशत मात्रा 0.3 से 0.1% तक पाई जाती है। जानते हैं प्याज को जब हम काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो वो आंसू क्या है? सल्फर गैस के कारण ही वह आंसू निकलता है। इसके अलावा सल्फर जो होता है अपने यौगिकों सल्फेट के रूप में भी तो पाया जाता है। उसके अलावा सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। आयरन सल्फाइड FeS पाया जाता है, FeS के रूप में पाया जाता है। और ये जो तत्व होता है सेलेनियम एंड टेलेनियम, ये उसके सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, TeS, सल्फाइड एस के रूप में यह पाया जाता है। और इन सल्फाइड एस्टों को क्या कहा जाता है? क्रमशः सेल्यूराइड और टेल्यूराइड कहा जाता है। सेल्यूराइड और दूसरा जो होता है वो होता है टेल्यूराइड। सेल्यूराइड व टेल्यूराइड के रूप में टेल्यूराइड कहा जाता है सेलेनियम तथा टेलेनियम के सल्फाइड को। और ये जो पोलोनियम है, पोलोनियम यह यूरेनियम एंड थोरियम जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसके साथ में यह पाया जाता है पोलोनियम, जो कि एक धातु होता है। तो ये सारे प्राप्ति स्थान होंगे। प्राप्ति स्थान के बाद हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का होता है 16 और 16 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 18 जोड़ेंगे तो 52 और देन जो होता है 52 के बाद इसका फिर कितना जोड़ना है? 32 जोड़ना है तो 84 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, सल्फर का होता है 16, सेलेनियम का होता है उसमें 18 जोड़ेंगे तो आएगा 34, इसमें फिर 18 जोड़ेंगे तो आएगा 52 और इसमें फिर 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका 84। तो इसका हो गया परमाणु क्रमांक। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2 और इसका जो होता है 2p4 होता है। ये जो है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हीलियम के बाद यदि आप देखेंगे तो हीलियम के नीचे कौन आता है? हीलियम के बाद नियान आता है, नियान के नीचे आता है आर्गन, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन के बाद आता है जिनान, क्रिप्टॉन के बाद आता है जिनान, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया जो अक्रिय गैस विन्यास है। अब इसके बाद सल्फर का देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है? 3s2 और 3p4। हमें केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सारा खेल हमें समझ में आता है। सेलेनियम की बात करेंगे
तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 4s2 और 4p4 होगा। 3 के बाद 4 आता है, बाह्यतम कोश में तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। और यहाँ पे 3d10 बन गया तो 3d10। उसके पश्चात यहाँ पे आएगा 5s2 और 5p4 आने वाला है, और यहाँ पे 4d10 बन गया है तो 4d10 लिख लो। यहाँ पे आएगा 4f14, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5d10, 5d10 के बाद 6s2 और 6p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1s2 हीलियम का होता है तो हीलियम का लिखिए, हीलियम के बाद नीचे आता है नियान, नियान के नीचे आता है आर्गन, आर्गन के नीचे आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के नीचे आता है ज़ीनान। सिमिलरली जो होता है 2s2 2p4 है तो उसको जो होता है आप लिखते जाइए, केवल मुख्य क्वांटम संख्या के मान को बढ़ाते जाइए। और ये 3d10, 3p के बाद 3d आता है तो 3d10, 4p के बाद 4d आता है तो 4d, एक बच गया f तो उसको नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से ट्रिकी वाइज आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हो। और रही बात इस परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक भी आप 8 जोड़ो, 18 जोड़ो, 18 जोड़ो, 32 जोड़ो, 32 जोड़ो, तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक का मान भी निकल आता है। रही बात भौतिक अवस्था की, भौतिक अवस्था की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन जो होता है यह एक गैस है। भौतिक अवस्था की जब मैं बात करूं, ठीक है, ये भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था की बात करें तो ये ऑक्सीजन गैस है जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये सब जानते हैं आप लोग। रही बात सल्फर, सल्फर भी जो होता है यह S8 के रूप में पाया जाता है। सल्फर S8 अष्ट परमाणविक होता है। सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिल के जो होता है बंध बनाते हैं, सल्फर अणु का निर्माण करते हैं। और ये S8 जो होता है इसी प्रकार से ये सेलेनियम और टेलुरियम भी होता है, ये सेलेनियम भी Se8 और टेलुरियम भी जो होता है 8 परमाणु आपस में मिलके फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। जो भौतिक अवस्था की बात करो तो ये सारा गैस है, सल्फर भी गैस है, ठीक है, सल्फर भी गैस होता है। और ये जो होता है उपधातु होते हैं, ठीक है। तो ये किस अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है? S8, Se8 और टेलुरियम भी 8 अवस्था में पाया जाता है। और ये जो होता है सल्फर S8 ये 2 रूप में पाए जाते हैं। एक जो होता है सैक्रिक फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सैक्रिक फॉर्म, और एक पाया जाता है बोट फॉर्म। एक पाया जाता है सैक्रिक फॉर्म के रूप में और दूसरा जो होता है बोट फॉर्म के रूप में पाया जाता है। जब सैक्रिक फॉर्म की मैं बात करूं, सैक्रिक फॉर्म में सल्फर इस प्रकार से पाया जाता है, एक मिनट, सल्फर 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 और ये सल्फर, ये सैक्रिक फॉर्म में पाया जाता है। और बोट फॉर्म की मैं बात करूं इस प्रकार से यहाँ पाया जाता है सल्फर, देन आएगा, ठीक है, सल्फर, ये होता है बोट फॉर्म इसका, ठीक है, ये होता है इसका बोट फॉर्म, ये होता है बोट फॉर्म और ये होता है इसका सैक्रिक फॉर्म, सैक्रिक फॉर्म, और ये जो होता है बोट फॉर्म के रूप में ये पाया जाता है। और पोलोनियम जो होता है कि धातु है, रेयर अवस्था में पाया जाता है। इसके साथ आपका धातु जो होता है यूरेनियम और थोरियम के साथ यह पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका भौतिक अवस्था। अब मैं इसकी भौतिक गुण की बात कर देता हूँ यहीं पे। भौतिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक अवस्था हो गया और इसका भौतिक अवस्था हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, प्राप्ति स्थान हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसका धात्विक गुण का। धात्विक गुण में आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये जो होता है ऑक्सीजन और सल्फर, ये जो है अधातु है, ठीक है, ये दोनों अधातु होते हैं, ये दोनों उपधातु होते हैं, और ये जो होता है धातु होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर इसका जो धात्विक प्रॉपर्टी होता है
वो बढ़ते जाता है। और मैं सुचालक की, मैं चालकता की यदि मैं बात करूं तो ये जो होने वाला है सुचालक होने वाला है, ये दोनों अर्धचालक होने वाले हैं, और ये जो होता है कुचालक होने वाला है। इतना भी आप जानते हैं, कुचालक ये हो जाएगा अर्धचालक और ये हो जाएगा सुचालक। तो धात्विक गुण भी हो गया, धात्विक गुण के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण या चालकता का गुण भी यह हो जाता है। अब देखो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, ये कौन से समूह, ये जो होता है 16वां समूह होता है। कौन सा समूह? 16वां समूह। ऑक्सीजन परिवार होता है, इधर आता है नाइट्रोजन परिवार और इधर आता है क्लोरीन परिवार। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की। ठीक है, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की बात कर रहा हूँ। परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या की यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन होता है 16वां समूह, ये होता है 15वां समूह और ये होता है 17वां समूह। तो आप खुद देख लीजिए, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की बात करूं, मैं कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन में ये जो 16वां समूह का परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या है इसकी तुलना में तो अधिक होगा, इसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि बाएं से दाएं पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती है, और इसकी तुलना में अधिक होगा। क्लोरीन समूह से 17वें समूह से अधिक होगा और 15वें समूह से कम होगा परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या का मान कम होते जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान अधिक होते जाता है। सारा चीज आपने 11वीं में पढ़ा है। ठीक है, उसके पश्चात परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या होगी। विद्युत ऋणात्मकता की मैं बात करूं, इसकी विद्युत ऋणात्मकता की मैं यदि बात करूं तो आप खुद सोचिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन फैमिली से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अधिक होने वाली है विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, ये भी आप जानते हैं। विद्युत ऋणात्मकता भी ऑक्सीजन फैमिली का नाइट्रोजन फैमिली से अधिक होने वाला है और क्लोरीन फैमिली का ऑक्सीजन फैमिली से अधिक होता है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो नाइट्रोजन फैमिली से ऑक्सीजन फैमिली की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। रही बात इलेक्ट्रॉन बंधुता की, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है नाइट्रोजन फैमिली की अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होती है? ऑक्सीजन परिवार की तुलना में, परिवार की तुलना में नाइट्रोजन परिवार की विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। बंधुता अधिक होती है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक। इसका जो कारण है वह होता है पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक। अर्धपूर्ण कक्षक इसका कारण होता है। अब कैसे देखिए, पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। इसका कारण की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन परिवार की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिक होती है। वो कैसे होती है? तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन का होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका होता है 1s2 2s2 और आता है 2p4। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन परिवार का अधिक होता है, तो इसका कारण क्या है? पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3। देखिए यहाँ पे अर्धपूर्ण कक्षक है, अर्धपूर्ण कक्षक है, जबकि ऑक्सीजन का 8 है, 2p4 है, अर्धपूर्ण कक्षक नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी इसको बोला जाता है। उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे,
एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर तो जितनी ऊर्जा रिलीज होगी वही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। तो देखिए ये जो है स्थायी है, ये जो होता है स्थायी है। तो यदि मैं इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को मैं प्रवेश कराऊं तो अधिक एनर्जी जो होता है वो रिलीज करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक स्थायी कक्षक होता है, सॉरी ये जो है एक स्थायी कक्षक होता है और वो जो होता है 2p4 अवस्था में आना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। अब 2p4 अवस्था में आना ही नहीं चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन परिवार का जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है वो जो है अत्यधिक होगा ऑक्सीजन परिवार की तुलना में। अब मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था की जब मैं यहाँ पे बात करूं, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ऑक्सीकरण अवस्था की मैं बात कर लेता हूँ। ये जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो यह जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, करण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है, पहला जो होता है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होता है और दूसरा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होता है। धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चलो मैं ऑक्सीजन का ही बता देता हूँ। ऑक्सीजन बनाता है H2O और H2O में ऑक्सीजन कुछ इस तरह हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। आप लोग जानते हैं किस प्रकार से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो होता है H2O बनाता है और H2O की संरचना कुछ इस तरह से होती है, जानते हैं। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन या बंध को जो होता है अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, यहाँ पे भी +1 इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे -1। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2 ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन जो होता है डाइक्लोराइड भी बनाता है और ये जब फ्लोरीन के साथ बंध बनाएगा, फ्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तो अधिक विद्युत ऋणी कौन है, अधिक विद्युत ऋणी है फ्लोरीन। तो इसका -1, इसका -1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। तो यहाँ पे +2, सॉरी, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे +2। तो ऑक्सीजन का देखो एक बार -2 प्रदर्शित कर रहा है और दूसरी बार +2 प्रदर्शित कर रहा है। तो इस समूह के जितने भी तत्व हैं सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। जब कोई तत्व अपने से कम विद्युत ऋणी से जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, पोटेशियम से जुड़ा हो, तब उस समय -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। और जब कोई तत्व अपने से अधिक विद्युत ऋणी जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन से जुड़ा हो तो उस समय यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए K2S में सल्फर जो है पोटेशियम के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +1 और इसका भी +1 होगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी -2। और यदि मैं SF6 देख लो, SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +6 होगी। 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो सल्फर में +6। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ऑक्सीजन परिवार के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं हाइड्राइड की बात कर लेता हूँ कि ये किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये हाइड्राइड की जब मैं बात करूँ तो यह 2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। पहला जो हाइड्राइड होता है
H2M प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं और दूसरा MH2 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। पहला H2M और दूसरा MH2 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे? देखिए, जब ऑक्सीजन बनाता है तो वाटर बनाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, और सल्फर भी जानते हो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। तो ये हो गया H2M प्रकार का हाइड्राइड। और MH2 प्रकार का हाइड्राइड कैसे बनाएगा? SeH2, TeH2 और पोलोनियम H2। ठीक है, तो H2M प्रकार का हाइड्राइड और MH2 प्रकार, दोनों प्रकार का हाइड्राइड बन गया। अब जब हाइड्राइड बन गया तो इसके तापीय स्थायित्व की बात कर लूं। तापीय स्थायित्व की जब मैं बात करूं तो सबसे अधिक स्थायित्व, तापीय स्थायित्व होता है H2O का, देन H2S का, देन CH2 का, देन TeH2 का और देन पोलोनियम H2 का तापीय स्थायित्व अधिक होता है। अब जब मैं तापीय स्थायित्व का बात कर लिया तो इसकी अम्लीयता की ही बात कर लेता हूँ। और अम्लीयता की जब मैं बात करूँ तो अम्लीयता जो होती है सबसे अधिक किसकी होगी? इसकी होगी। देखो, अम्लीयता किस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी जो है, जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन बंध कितने अच्छे से त्यागेगा। तो इसका स्थायित्व तो कम है, तो ये हाइड्रोजन का जो त्याग है, हाइड्रोजन का त्याग आसानी से करेगा। अब जब हाइड्रोजन का त्याग आसानी से करेगा तो उसकी अम्लीयता भी अधिक होगी। तो जब मैं अम्लीयता की बात करूं, चूंकि पोलोनियम H2 आसानी से हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो POH2 अधिक अम्लीय, देन TeH2, देन आएगा SeH2 और देन H2S और देन H2O जो होता है सबसे कम अम्लीय होगा। तो ये जो है किसका क्रम है? ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइड का अम्लीयता का क्रम होता है और ये तापीय स्थायित्व का क्रम होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हाइड्राइड भी। हाइड्राइड के बाद बच गया एक ऑक्साइड। क्या बच गया? ऑक्साइड। तो चलो ऑक्साइड थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जनरली 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। देखो, जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? ऑक्साइड। क्या देखने वाले हैं? ऑक्साइड देखने वाले हैं। और ये जो ऑक्साइड हैं 3 प्रकार के बनाते हैं। पहला MO, दूसरा MO2 और तीसरा NO3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। तो ये जो सल्फर होता है 3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। सेलेनियम जो होता है ये बनाता है, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है। टेलेनियम भी जो है ये बनाता है, ये बनाता है और ये नहीं बनाता। अब पोलोनियम जो है ये बनाता है और ये नहीं बनाता है। ठीक है, तो ऑक्साइड 3 प्रकार के बनाते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। MO प्रकार का, MO2 प्रकार का और NO3 प्रकार का बनाते हैं। जब सल्फर जो है 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। सेलेनियम 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। टेलेनियम जो होता है MO और MO2 प्रकार का बनाता है, परंतु NO3 प्रकार का नहीं बनाता है। और पोलोनियम ये MO प्रकार का बनाता है और ये दोनों नहीं बनाता है। अब जब मैं ऑक्साइड की बात करूं तो यहाँ पर 2 ऑक्साइड महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी संरचना भी आ सकती है, SO2 और SO3। इसकी संरचना आपको पूछ सकता है। तो SO2 और SO3 की हम थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, देन हम लोग आएंगे संरचना पे। संरचना पे आएंगे, है ना। देखो, ऑक्साइड में हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना।
तो यहाँ पे सल्फर जो होता है केंद्रीय परमाणु होता है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 होता है। और जो D कक्षक होता है और 0 होता है। तो 3s2, 3p4 बहतन कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहतन कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे बंध बना है कितना 2 ऑक्सीजन के साथ। तो देखो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किया। ऑक्सीजन के बहतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 ये एक बंध बनाए डबल बॉन्ड हो। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन के साथ भी बंध बनाएगा। जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो। SO2 तो हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। इसको आप संकरण के द्वारा भी व्याख्या कर सकते हैं। ये तो हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा इसकी संरचना। चाहो तो आप सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना किसके द्वारा व्याख्या कर सकते हैं, संकरण के द्वारा। देखो सल्फर का जो होता है 16 होता है, बहतन कोष में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप केवल उसी को प्रदर्शित करो यहाँ पे 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देन 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया सामान्य अवस्था में, ठीक है। ये जो सामान्य अवस्था में हो गया। अब सामान्य अवस्था के बाद क्या आता है उत्तेजित अवस्था। जब उत्तेजित अवस्था की मैं बात करूं तो 2 ऑक्सीजन को फिलअप करना है। 2 ऑक्सीजन को फिलअप करूं तो ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये जो है डी ब्लॉक में आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 5। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएगा 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला गया। तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। अब हमें कितना ऑक्सीजन भरना है भैया 2 ऑक्सीजन फिलअप करना है। 2 ऑक्सीजन किस प्रकार से फिलअप होता है देखिए, यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे भी जाएगा और इस वाले ऑर्बिटल में भी बंध बनाता है इस प्रकार से, और इसके साथ ये 2 ऑर्बिटल में फिलअप होता है। ये 2 ऑर्बिटल में तो ये देखो ये केवल क्या बंध है पाई बंध है, ठीक है। ये जो है p ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल यूज करता है और एक p और एक d ऑर्बिटल यूज करता है। तो ये जो बंध बना है ऑक्सीजन के साथ ये कौन सा बंध होगा p पाई d पाई बंध होगा। जब ये ऑक्सीजन जब बंध बनाया है तो ये जो है p पाई बंध होगा, p पाई बंध होगा। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन बंध बनाया है एक जो है p पाई बंध होगा और जबकि दूसरा d पाई बंध होगा, ठीक है। तो ये जो होती है इसकी संरचना होती है सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना। चाहो तो आप संकरण के द्वारा भी व्याख्या कर सकते हो, चाहो तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से भी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना महत्वपूर्ण होता है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे SO3 की संरचना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे SO3 की संरचना। अब जब SO3 की संरचना देखेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूँ। SO3 की संरचना किस प्रकार से होगी, जो यहाँ पे लोन पेयर है उसके जगह जो होता है ऑक्सीजन आ जाएगा। लोन पेयर जहाँ पे है उसकी जगह ऑक्सीजन आने वाला है। तो जो SO3 की संरचना होगी वो कुछ इस तरह से होगी, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बहतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, मतलब सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिया और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया। इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए सारे ऑक्सीजन के पास। तो ये इसकी संरचना हो गई, इसकी सल्फर ट्राइऑक्साइड की संरचना हो गई। त्रिकोणीय समतल ही बोल सकते हो इसको, ठीक है, प्लेन स्ट्रक्चर। अब यदि मैं इसका सल्फर का यदि संकरण के द्वारा व्याख्या करूं
इस SO3 का, तो यहाँ पे देखो ये जो होगा P पाई 1 होगा, P पाई 1, ये जो होगा D पाई P पाई 1 होगा, और ये वाला भी D पाई P पाई 1 होगा। अब इस पाई 1 P पाई D पाई P पाई और D पाई P पाई 1 कैसे बनता है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब भी हमने देखा 3s में कैसे इलेक्ट्रॉन, भैया 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को कुछ मैंने ऐसा दर्शाया, जबकि 3d तो खाली है। जब 3d खाली है तो मैं उसको खाली ही रखूंगा। ये 3d 1 2 3 4 5 कक्षक, ये 3p में कितने कक्षक, 3 कक्षक, और 3s में 2 कक्षक। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएंगे, 3d में जंप कर जाएंगे। 3d में कैसे जंप करेंगे, 3d में कुछ इस तरह से जंप करेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा, तो सारे में सारे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हमें कितना ऑक्सीजन फिलअप करना है, 3 ऑक्सीजन फिलअप करना है। और ये तीनों ऑक्सीजन किस प्रकार से फिलअप होंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे, इन दोनों ऑर्बिटल के साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीजन बंध बनाएगा। तो ये क्या हो गया, P पाई बंद हो गया, P पाई बंद हुआ। सिमिलरली एक ऑक्सीजन फिल होगा P, तो एक ऑक्सीजन इसका और ये दोनों ऑर्बिटल के साथ बंध बनाएंगे। देखो एक d ऑर्बिटल भी है और एक p ऑर्बिटल भी है, एक d और एक p, ये 3d है ना, और ये क्या है 3p है। तो एक d और एक p ऑर्बिटल है, तो ये कौन सा बंद हुआ, d पाई p पाई बंद हुआ। और तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे बनाएगा इस ऑक्सीजन और इसके साथ, तो ये भी कौन सा बंद होगा, d पाई p पाई बंद होगा। तो SO3 की संरचना होगी, SO3 की संरचना इस तरह से होती है, जिसमें 2 d पाई p पाई बंद और एक p पाई बंद होता है। अब यदि मैं बात करूं SO3, तो ये गैस फेस है। ये कौन सा फेस है, गैस फेस, गैसीय अवस्था में है यह SO3। जब मैं सॉलिड फॉर्म की बात करूं, SO3 का जो सॉलिड फॉर्म है 2 स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। लीनियर एंड साइक्लिक दोनों स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है गैस फॉर्म में तो इस प्रकार से पाया गया, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, गैस फॉर्म में कैसे पाया गया, इस तरह से पाया गया, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O। लेकिन जब सॉलिड फॉर्म की बात करूं तो ये 2 रूपों में पाया जाता है। पहला होता है लीनियर और दूसरा जो होता है साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। लीनियर फॉर्म में कैसा पाया जाता है, सल्फर डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, देन सल्फर डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, देन आएगा सल्फर डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकते हैं, n मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में इधर बढ़ते जाता है और इधर भी बढ़ते जाता है। तो ये होता है लीनियर फॉर्म इसका, SO3 का। जब मैं साइक्लिक फॉर्म की बात करूं तो यह साइक्लिक फॉर्म में कैसे पाया जाता है, देखो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन, देन आएगा फिर सल्फर, देन आएगा ऑक्सीजन, देन आएगा सल्फर, देन आएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O और ये भी डबल बॉन्ड O। तो ये जो सॉलिड फॉर्म है 2 रूपों में पाए जाते हैं, लीनियर फॉर्म में भी पाया जाता है और साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन परिवार के भौतिक एवं आवर्ती गुण समाप्त होते हैं। तो आपको SO2 और SO3 की संरचना याद रखनी है कि SO3 गैस फॉर्म में ये जो त्रिकोणीय समतलीय अवस्था में पाया जाता है, जिसमें 2 d पाई p पाई बंद और एक p पाई बंद होता है। और सॉलिड फॉर्म में 2 रूपों में पाए जाते हैं, लीनियर और साइक्लिक।
तो लीनियर फॉर्म ये होता है, लगातार और आगे बढ़ते जाता है, जबकि साइक्लिक फॉर्म ये वाला होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।